सबसे पहले ये बताइए स्वास्थ्य कैसा है? पहले से ठीक हूँ, बेहतर हूँ। जय रहा वसुंधरा जी, आपसे संबंध अब ठीक है? कुशल क्षेम पूछिए आप। मेरे सबसे संबंध ठीक है, मेरी तरफ से किसी से बुरे नहीं। आला कमान अगर कहे कि उपचुनाव में आप खींवसर या झुंझुनू से लड़े, मैं मना करूंगा। राजस्थान में भी पेपर लीक का मामला बड़ा गरमाया हुआ है। अच्छा एक्शन किया भजनलाल जी की सरकार ने। बड़ी संख्या में ऐसे जाट वोटर्स अब बीजेपी के साथ खुलकर दिखाई दे। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, पहली बात तो जीत जब होती है तो उसकी गूंज दूर तक होती है। भजनलाल जी के 10 महीने के कार्यकाल को डॉक्टर सतीश पूनिया कैसे देखते हैं? उनको थोड़ा समय अभी कम हुआ है, थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है, हरियाणा हार रहे हैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए सतीश पूनिया जी को भेज दिया। राजनीति में तो एक गॉसिप का अपना महत्व है, तो और उसमें भी गॉसिप थी। उन्होंने कहा बड़े दिल वाले नेता हैं, हार भी गए तो कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं। मैं मानता हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट कौन सा था जो सतीश पूनिया जी ने? मैनेजमेंट जो हमारा कैंपेन था वो कांग्रेस से बेहतर था। अब असली चौधरी हरियाणा का कौन? कि बीजेपी को 36 कौम का वोट मिला। वो चाहते हैं उनका प्रतिनिधित्व रहे। एक बड़ी चुनौती आपकी खत्म नहीं हुई अभी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो मुश्किलों को हमने ठीक कर लिया। डॉक्टर सतीश पूनिया राजनीति में अपनी भूमिका अब कहाँ देखते हैं? इसको थोड़ा भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। यहाँ मैंने राजनीतिक पंडित वर्ड इसलिए यूज किया है कि जो राजनीति को बड़ी बारीक से समझ रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदर्शन को अलग नजरिए से आंक रहे थे, उनको हरियाणा चुनाव में वो सबक मिला कि उनकी प्योरी थ्योरी बदल गई। हमारे साथ राजस्थान बीजेपी में कद्दावर राजनीति कर चुके और एक महत्वपूर्ण भूमिका में हरियाणा में प्रभारी के तौर पर भेजे गए डॉक्टर सतीश पूनिया है। स्वागत है सर राजस्थान चौक। जी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए स्वास्थ्य कैसा है? पहले से ठीक हूँ, बेहतर हूँ। समर्थक बड़े चिंता में रहे आपके कि पूनिया जी बड़ी भागदौड़ करते हैं और अचानक से रोहतक के अस्पताल में एडमिट हो गए, बड़ी चिंता थी आपको। शरीर का मन से संबंध होता है तो जीत होती है, उसने हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया, एकदम से ठीक हो गए। लेकिन एक बात और थी, हालांकि ये कहा जाता है कि आपकी छवि संघर्षशील रही है। आपने अपने युवा कार्यकाल में बड़ा संघर्ष देखा है और राजनीति में भी कहते हैं संघर्ष तो हर रोज होता है, लेकिन बीमारी की हालत में भी आप हरियाणा जिताने के लिए सजग थे और अडिग थे। राजस्थान वाले खुश हैं कि यार हमारा नेता ऐसा तो है जो बीमारी की परवाह नहीं करता पार्टी को जिताने के लिए। स्वाभाविक ही है, जब हम उस पाठशाला में पढ़े जिसमें विचार और संगठन बड़ा है व्यक्ति से जी, और इसलिए कई बार ऐसी परिस्थिति होती है और ये सिखाया भी जाता है बहुत। जो इन वर्षों में विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, पार्टी में सीखा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसको शिद्दत से निभाएं और उसको अंजाम तक पहुंचाएं। तो आज खुशी इस बात की है कि शरीर का कष्ट इस मायने में दूर हो गया कि जो अच्छी जीत हुई है उस विनिंग टीम का मैं हिस्सा हूं। तो मुझे लगता है कि बीमारी से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि हम उस पूरे अभियान के गवाह भी रहे और अंजाम तक उसको लेके गए और पार्टी को उससे ताकत मिली। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली बड़े नेता आपको चाहते भी हैं, ये नहीं कहा कि आराम कर लो, जीत तो हमारी हो ही रही है। देखिए, ये क्रिकेट की तरह है कि जहां हर बॉल पर एक तरीके का स्ट्रगल है और आपको जीतने के लिए लड़ना होता है। तो इसलिए मैं उसका पार्ट था और इसलिए मुझे लगा कि जो मेरे यत्न में कोई कमी नहीं रहे, कल को ये अफसोस नहीं हो कि ये कर लेते तो ये होता। तो बीमारी की दशा में इसलिए वहां जाना पड़ा कि वो लास्ट दिन थे और वॉर रूम की तैयारी चल रही थी, वो करके ही आया। अचानक ये सब कुछ हुआ। तो उस दिन पोलिंग का दिन था। पोलिंग के दिन सजगता इसलिए थी कि लोकसभा के अंदर शायद उसमें थोड़ा गैप रहा कि हमारा अपना वोट पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा नहीं था। खाली उसको मोटिवेट करना था, टीम को करना था। बाकी काम तो टीम ने किया ही था, लेकिन एक नेता जब तक जागरूक होता है तो टीम को उससे इंस्पायरेशन मिलता है। तो एक इस तरीके की एक कवायद थी वो। जी, ये सवाल पॉलिटिकल शोधार्थियों के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये राजनीति की नई दशा और दिशा को दिखाता है। 10 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा चुनाव में बताई जा रही थी। हरियाणा में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बीजेपी अब इस स्टेट से विदा होने वाली है। जिस तरीके से स्ट्रेटेजी विपक्ष के लिहाज से कांग्रेस की थी, उन्होंने अपने अलायंस को भी साथ नहीं लिया। स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब अलायंस यहाँ नहीं चाहिए जब जीतने की संभावनाएं हो। एक
सवाल ये होता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट कौन सा था जो सतीश पूनिया जी ने, बीजेपी ने लागू किया और जीत छीन कर ले आए। मेरा आपकी तरह काफी लोगों से इंटरेक्शन इस दौरान हुआ और उनका पहला शब्द ये होता था, ये चमत्कार कैसे हुआ। मुझे लगता है कि चमत्कार अनायास नहीं होते, उनकी एक अपनी पृष्ठभूमि भी होती है। और पॉलिटिक्स में जो मैंने कहा कि क्रिकेट की तरह खेल है कि अंतिम समय तक लड़ना होता है, और जीत भी तब होती है जब आपके साथ में एक अच्छी टीम हो, टीम के अच्छे खिलाड़ी हो जिनमें टीम स्पिरिट हो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी हो, प्रबंधन आपका अच्छा हो, कैंपेन आपका अच्छा हो। तो राजनीति में ये सब चीजें मायने रखती हैं। जिन लोगों ने इस जीत को चमत्कार के रूप में लिया, उन्होंने कमरे के भीतर की रणनीति को शायद जज नहीं किया या पिछले स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखा जी। जो आपने कही कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो कई बार कुछ मुद्दों पर, कुछ तात्कालिक मुद्दों पर राजी नाराजगी जनता की, कार्यकर्ताओं की रहती, मैं मानता हूं। लेकिन उन एंटी इनकम्बेंसी का समाधान भी होता है और समय के हिसाब से वो डाइल्यूट भी होती हैं। थोड़ा यत्न करना होता है और पार्टी ने कुछ चीजें दुरुस्त की प्रोसेस के दौरान। लेकिन मैं उस बात का विटनेस हूं कि जब मुझे लोकसभा की जिम्मेवारी दी तो कदाचित मेरे मित्रों के दिमाग में ये भी आया होगा जो आपने फरमाया कि हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोकसभा में पूरे देश का माहौल थोड़ा सा बहुत उस तरीके का वेग नहीं था, उस तरीके की वेव नहीं थी, तो स्वाभाविक तौर पर। लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व करता था कि हरियाणा के बारे में लोकसभा चुनाव के दौरान भी लोग ये कहते थे कि 10 की 10 सीटें आना ये चुनौती जैसी हैं। तो लोग कहते थे कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी को 2 सीटें आएंगी। हमारी शुरुआत वहीं से होती है और इसलिए जब उसको देखा, अंदर गए, चुनाव के अभियान के दौरान टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था, कुछ मैनेजमेंट का काम हो चुका था, मुझे जो बचे हुए समय में जो बचा हुआ काम था वो मुझे ठीक करना था। कोशिश करी और हम लोग 5 सीटें जीते। 5 सीटें जब जीते तो मेरे को तो भरोसा हुआ, लेकिन लोगों ने, बहुत जो नकारात्मक लोग थे, हमारी पार्टी के जो विपरीत लोग थे, उन्होंने ये प्रचारित किया कि बीजेपी 5 सीटें हार गई। मैंने उसके उल्टे कहा कि आप सोचिए कि बीजेपी 5 सीटें जीती, ये बीजेपी की ताकत है। वोटिंग प्रतिशत भी लोकसभा में ज्यादा रहा। सीटें 5 किस माहौल में जीते जब देश में प्रचारित था किसान, जवान, पहलवान, संविधान और आरक्षण, इन जैसी चीजों को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन पूरे तरीके से पूरे हरियाणा में था। मैं भी उससे आशंकित था कि ऐसे में उस जमीन पर जाके कैसे काम करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वहां गुंजाइश है और ये गुंजाइश आंकड़ों की थी जो इंडिकेट कर रही थी कि बीजेपी हरियाणा में गॉन केस नहीं है, सत्ता हमारे हाथ से गई नहीं है, हम वापसी कर सकते हैं। ये आप सोच रहे थे, लेकिन मैं रोकता हूँ इसमें जी। इसमें आपके समर्थकों को ये थी कि हरियाणा हार रहे हैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए सतीश पूनिया जी को भेज दिया। राजनीति में तो एक गॉसिप का अपना महत्व है और उसमें भी गॉसिप थी। उन्होंने कहा बड़े दिल वाले नेता है, हार भी गए तो कह देंगे ठीक है कोई नहीं। मैं मानता हूं, और देखिए जीत का भी बहुत लोग आनंद लेते हैं, हार का अपयश भी होता है, और इसलिए मैं तो उससे गया था स्पिरिट के साथ में, जो मैंने अटल जी की कविता थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो मैं तो एक चांस लिया था, लेकिन मैं जिक्र कर रहा था कि जो हमारे भरोसे का जो आधार है, जो आपने चमत्कार कहा कि ये हुआ कैसे, तो उसका पहला बेस था लोकसभा का चुनाव परिणाम। उससे पहले का जो 19 का जो चुनाव था विधानसभा का, बीजेपी 40 सीटें जीती। किसी ने 14 को बीजेपी का चमत्कार मान लिया होगा, और ये चमत्कार ऐसा ही बताया जाता है कि हरियाणा में सरकार बीजेपी कभी नहीं आ सकती, त्रिपुरा में आ जाएगी, कर्नाटक में आ जाएगी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आ जाएगी, पर हरियाणा नहीं आएगी। उस प्रदेश की इमेज ऐसी थी जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से और बीजेपी के संगठन से तालमेल नहीं रखती थी, क्योंकि अलायंस में लड़ते थे, चंद सीटों पे लड़ते थे, उसमें कुछ सीटों पे जीत जाते थे, मंत्रिमंडल में शामिल होते थे, गठबंधन में काम करते थे। 9 में बड़ी सीटों पर लड़े थे, सफलता नहीं मिली। 14 में जब जीते तो लोगों ने कहा चमत्कार हो गया, पर वो हरियाणा की जनता का मैंडेट था, आइडियोलॉजी को था, संगठन को था, व्यक्तियों को था, और पूरे देश में नया नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पे देश भर के माहौल में भी थी, मोदी जी का नेतृत्व था। कुल मिलाकर वो कोई महज संयोग नहीं था, उसके पीछे भी वर्किंग भी थी, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भी था, आइडियोलॉजी भी थी, लोगों की पसंद भी थी। वो जब पहली बार 14 में आए, फिर जब 19 में आए तो भी कहा कि एक बार बनना
मुनासिब है, एक बार बन सकती है, लेकिन दोबारा बनेगी आंधी है, बार बार नहीं चढ़ सकती, लेकिन चढ़ गई। जी। तो मेरे भरोसे का आधार पहला तो ये था कि 14 में सरकार बनी, लेकिन 19 में जब प्रचारित जो कथित जो एंटी इनकमेंसी कही गई थी, उसमें 40 सीटें जीती। हालांकि गठबंधन करना पड़ा, लेकिन 37 सीटों पर हम रनर अप थे। ये फिगर जो था ये थोड़ा इंस्पायर करता था कि गुंजाइश है। लेकिन 5 सीटों की लोकसभा की हार और 5 सीटों की जीत के बाद जब एनालिसिस किया तो 44 सीटों पर हमने लीड किया। ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था, यानी हम कांग्रेस से मुकाबला कर सकते हैं, कांग्रेस से अव्वल रह सकते हैं। और इसी पर फिर वर्किंग शुरू की कि हरियाणा गॉन केस नहीं है, तो जो कर सकते थे तो हम जीते संगठन की ताकत के बूते पर, कि वहाँ ग्रास रूट पर कमजोर या मजबूत कोई ना कोई व्यक्ति बूथ पे बैठा था। दूसरा, मैनेजमेंट जो कमी लोकसभा में थी वो ठीक करी। तीसरा, जो हमारा कैंपेन था वो कांग्रेस से बेहतर था। और चौथा, जो रणनीति थी, जो अंदर जो कमरे के भीतर की जो रणनीति थी, जिसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री जी से लेकर और गृह मंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन। लेकिन इसमें जो अच्छी बात, रिमार्केबल बात है कि जब जीत होती है तो एक व्यक्ति का नाम जरूर होता है, लेकिन एक टीम की जीत होती है। प्रभारियों के तौर पर हम 4 लोगों की जो टीम थी वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी वेवलेंथ थी, और हमने अच्छी वर्किंग की, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ। केंद्र का हम पर भरोसा था और हमने उसमें ईमानदारी के साथ हरियाणा की टीम को ऐड किया। उनको तंग नहीं किया, उनको बहुत इंगेज नहीं किया, उनको फील्ड में काम करने के लिए छोड़ दिया। बाकी जो स्ट्रेटेजी का पार्ट था वो हमने अच्छे से किया। तो मुझे लगता है कोई जीत होती है तो वो महज चमत्कार नहीं होती, उसके पीछे एक साधना होती है, एक संकल्प होता है, और उस संकल्प के साथ एक अच्छी रणनीति होती है। तो कुल मिलाकर आज कांग्रेस बेशक ईवीएम को दोष दे रही है या बैटरी को दोष दे रही है तो ताजुब होता है, लेकिन ये चारों ही कारकों पर हम लोग कांग्रेस से आगे थे। वो एक आपके जो माइक्रो मैनेजमेंट है, बूथ पर आपका कार्यकर्ता, वो भी कह रहे हैं कि बूथ लेवल की कार्यकारिणी कांग्रेस की नहीं थी। लेकिन एक अगर विषय की बात करें तो हरियाणा चुनाव के दौरान राजस्थान भी आपका आना जाना खूब था, तो उन्होंने कहा कि फोकस थोड़ा पुनिया जी कम कर रहे हैं हरियाणा पे। परिणाम आया तो लोगों की धारणा बदली। गंगानगर और उधर आपके पूरे सीमावर्ती इलाकों में दौरे उस वक्त रहे जब पीक चुनाव था। नहीं, ऐसा नहीं, वो एक दिन के लिए कंडोलेंस के लिए गया था और बॉर्डर पे ही गया था। राजस्थान को बाड़मेर तक काउंट करते हैं लोग बाग, लेकिन मैं उस दिन भी मेरा काम करने के बाद बिल्कुल बगल के एरिया में, हमारे डबवाड़ी सिरसा के नजदीक जो एडजॉइनिंग एरिया है, उसमें कंडोलेंस के लिए गया था। इसमें एक पॉलिटिकल मैसेज भी आ जाता है कि आप अपनों के लिए हमेशा मौजूद है और ध्यान उधर भी है। बिल्कुल, उस चीज को मान लीजिए नजदीक है, मुझे जाने में कोई परहेज नहीं था जी। लेकिन मैं 6 जुलाई से और चुनाव के परिणाम तक वहीं था, और जो परिश्रम किया हम सब लोगों ने मिलकर किया, कार्यकर्ताओं ने जो साथ दिया, तो सबके समक्ष है। जी जी। हरियाणा चौधर का स्टेट है, चौधराहट वहाँ के खून में है, आप महसूस भी करी होगी। हालांकि आप भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो इसी भाव को दर्शाती है। अब असली चौधरी हरियाणा का कौन? क्योंकि नायब जी के आप सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वहाँ पर, लेकिन कहते हैं कि जब परिस्थितिवश नायब सैनी जी को सीट सौंपी गई थी, उस वक्त वो बीजेपी की कमान संभाले हुए थे। अब स्थितियां बदल गई है। पंजाबी अहिरवाल बेल्ट जिन्हें ना आपको खुल के समर्थन दिया है, थोड़ी थोड़ी आवाजें उधर से आने लगी। तो अब हालांकि चयन में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन वो चाहते हैं उनका प्रतिनिधित्व रहे। एक बड़ी चुनौती आपकी खत्म नहीं हुई अभी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ बतौर। लेकिन बहुत मुश्किलों को हमने ठीक कर लिया। और जो आपने चौधर की बात की, तो ये भी एक बड़ा प्रचारित सा था कि वहाँ किसान बीजेपी से नाराज हैं, विमुख हैं। जी। लोकसभा के कुछ हद तक ये कांग्रेस का नैरेटिव था जी, आंदोलन के नाम पे या बिरादरियों के नाम पर। लेकिन एकदम जो मजबूत जाट सीटें थी, जो किसानों की सीटें थी, उसमें बाडड़ा और दादरी जैसी सीट जीती। और इससे भी आगे बढ़ के कहूँ, हमने तो हुड्डा जी के ससुराल की सीट हमने जीती, खरखोदा, जो पहली बार जीती। तो वहां पर किसानों का एक अच्छा साइजेबल वोट मिला। और उसका कारण है, एक तो हरियाणा का एक मिथक भी है कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, हरियाणा की सरकार उसी की बनती है। दूसरा, मैं हरियाणा के मिजाज को जो समझ पाया, 2 करोड़ 80 लाख में से चंद लोग थे जो एजिटेशन कर रहे थे। बड़ी आबादी किसानों में भी,
ये प्रूव करती है कि अच्छा खासी संख्या में वोट मिला। और बीजेपी की सफलता में इस चुनाव में ये मानता हूँ, किसी भी आंकड़े, किसी भी गॉसिप से परे, कि बीजेपी को 36 कौम का वोट मिला। हमेशा 35 कौम रही। जी। और ये सवाल, जब हम अगला सवाल है वो इसी के ऊपर भी जाएगा, प्लीज जारी रखिएगा। तो देखिए, जो मुझे भी इस बात की उत्कंठा थी कि मैं इस चीज को कैसे दुरुस्त करूं मेरी अपनी स्किल से, तो जो हमारा अपना नेटवर्क था, बिरादरी में भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, रिश्तेदारी में भी, मित्र मंडली में भी, कि लोगों ने मुझे रेस्पेक्ट किया, ये मैंने देखा उसमें। और जो नतीजा है उसमें इस बात को एक रिफ्लेक्शन भी दिखता है। आपका सवाल लीडरशिप को लेके था, तो कांग्रेस में जहां विग्रह था, वहां हमारे यहाँ नायब सैनी एस्टेब्लिश फेस था, जिसकी 30 जून को अमित शाह जी ने कहा कि नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। टिकट वितरण में भी भौगोलिक और सामाजिक रूप से संतुलन हमने किया। हमारा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जीटी का और जो साउथ हरियाणा का, उसको हमने ठीक किया। तो मुझे लगता है कि सरकार और मंत्रिमंडल, उसमें पूरा रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। जो आप चुनौती की बात कर रहे थे, मैं मानता हूँ फैसलों में कई बार कुछ पेचीदगियां होती हैं, पर फिर भी हमने काफी कुछ चीजों को ठीक किया है। और मुझे लगता है कि जो इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हमने स्मूथली जो चीजें की, तो इस बार भी उन चीजों को भी हम ठीक से कर लेंगे। गैर जाट और जाट, ये बड़ा विषय माना जाता था, लेकिन हरियाणा ने मिथक बदल दिया। बड़ी संख्या में ऐसे जाट वोटर्स अब बीजेपी के साथ खुलकर दिखाई दिए इस चुनाव में। उसका असर अब राजस्थान उपचुनाव पर भी आएगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, पहली बात तो जीत जब होती है तो उसकी गूंज दूर तक होती है। महाराष्ट्र, झारखंड में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, अब जहाँ बाई इलेक्शन है वहाँ भी आएगा। और हरियाणा का खासतौर पर किसान जो है वो पैट्रियोटिक है, देशभक्त है, वो देश के मुद्दों से साम्यता रखता है। और इसलिए उसको आप केवल महज जातियों में बांट कर नहीं रख सकते। वो नेशनल एजेंडे पे वोट करता है, और उसने हरियाणा में करके दिखाया। 3 एजेंडे थे नेशनल। ऐसा हो रहा है कि आप मेरे सवालों से एक कदम आगे चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड, यूसीसी, अयोध्या की जीत पर ज्यादा जोश दिखाना विपक्ष का, और अहम ये जो पूरा पहलवान, किसान और अहम मुद्दे पर अगर हम बात करें तो युवाओं के आक्रोश को जिस तरीके से दर्शाया गया, और एक लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद राहुल गांधी की छवि को नए नैरेटिव के साथ नए तौर पर प्रदर्शित किया गया, एक सशक्त मजबूत नेता के तौर पर, और विपक्ष के तौर पर जो सीधे प्रधानमंत्री जी से सवाल करें। हरियाणा के लोगों ने क्या इसे भी देखा? देखिए, जो लोकसभा के दौरान जो नैरेटिव बनाया गया, हर मुद्दे की एक मियाद होती है। और लोकसभा और विधानसभा के अंतराल के दौरान जो ग्रेविटी, जो इंटेंसिटी लोकसभा के दौरान इन सारे मुद्दों को लेके थी, वो विधानसभा आते आते डिफ्यूज हो गई। कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके और जिन चीजों को लेके मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या संघ के खिलाफ जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, लेकिन जनता उनके इस तरीके के आचरण से उकता चुकी थी, और इसलिए कांग्रेस की बात पर यकीन नहीं किया, उनकी एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया उनकी इस कवायद को। तो सहज रूप से उन्होंने राहुल गांधी के या कांग्रेस के उस एंटी बीजेपी के एजेंडे को नकार दिया, जिसमें आंदोलन के नाम पर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया गया था। और इसलिए मुझे लगता है कि यदि आप उसको रिलीजियस न कहें तो भी एक जो बहुसंख्यक समाज है, आस्था का प्रश्न राम मंदिर के रूप में था, तिरंगे के रूप में 370 था, तो कुल मिलाकर जो देश के मुद्दे थे उनकी भी अपनी अहमियत थी। और इसलिए कांग्रेस के नैरेटिव को करने के लिए सहज रूप से ये सब मुद्दे वहाँ के नौजवानों के, किसानों के, आम लोगों के मन पे थे। जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है तो एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है, 2014 से तो मैं देख रहा हूँ उसे, वो ये होती है, एक गणवेश पहने हुए एक युवक जिनके हाथ में लाठी होती है, साइकिल पे जा रहा होता है। तो उसका मकसद यही है कि चुपचाप आते हैं, काम करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आप सक्रिय राजनीति में हैं, और अब एक सवाल राजस्थान में आपके प्रशंसक, और जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में आपके हैं, और पार्टी के लोग भी जो शुभ चिंतक हैं असल में आपके, वो चाहते हैं कि डॉक्टर सतीश पूनिया की नई भूमिका अब किस तरीके से देखी जाए। वो स्टेट में अपनी मौजूदगी को नए तरीके से देखते हैं, या सेंट्रल लेवल पे, या हरियाणा में? अब क्योंकि 3-3 कहें तो अवसर आपके पास है। देखिए, मेरे को अभी तक जो याद आता है, जब से मैं 1992 से सीधे राजनीति में आया, उससे पहले
छात्र राजनीति में, विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो विद्यार्थी परिषद में काम की भूमिका संगठन तय करता था और पार्टी में आने के बाद पार्टी ने हमारी भूमिका तय की। कुछ अपवाद स्वरूप मान लीजिए कि कहीं हमने कोई बात अपनी रखी, पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसमें 90% जो पक्ष था वो पार्टी का ही था। जो पार्टी ने कहा वो कर लिया। इसमें संगठन का काम भी है, चुनाव भी है, चुनाव की हार जीत भी है और सारी चीजें, हर तरीके की भूमिकाएं शामिल हैं। मैं ये मानता हूं कि मुझे पार्टी ने इज्जत, मान, प्रतिष्ठा जो भी दी है उन्हीं का ही दिया हुआ है। जो भूमिका दी वो भी पार्टी ने दी। मैंने कभी लपक के नहीं ली और कभी अपनी तरफ से कोई ओवर एम्बिशन दिखाया नहीं। ये प्रचारित जरूर किया गया अलग अलग कुछ एपिसोड्स में, क्योंकि जब आदमी किसी एक पोजीशन पे होता है तो उनके समर्थकों का, शुभचिंतकों के नारे से लेके बाकी चीजों से। लेकिन जब मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था तो मेरे एक भाषण को किसी ने गौर नहीं किया। मुझे मजबूरन वो एक्सप्रेस करना पड़ता है। मैं जब अध्यक्ष बना था तो मेरे पहले भाषण की जो मेरा निष्कर्ष था, मेरी जो आखिरी पंक्ति थी वो ये थी कि अध्यक्ष के नाते मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने हाथ से तिलक लगाऊं। ये बात पीछे छूट गई और राजनीति की दूसरी जो चर्चाएं वो चल पड़ी। इसलिए मैं इसको इस प्रसंग से इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं कतई उन लोगों में से नहीं हूं कि मुझे पार्टी से कुछ डिमांड करनी पड़े। पार्टी ने बिना मांगे दिया है। जो भूमिका दी थी, जैसे अभी चर्चा हुई कि हरियाणा, तो किसी ने कहा होगा कि हरियाणा ऐसी जगह भेज दिया इनको, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे लिए, पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया था अपने आप को साबित करने का, वो मैंने किया भी। तो मैं अपनी भूमिका के लिए न तो किसी को कुछ मांगने जाने वाला, न किसी को कुछ कहने वाला। जो कहेंगे, जब कहेंगे, जैसा कहेंगे, मुझे एक कार्यकर्ता के भाव से उसको जीना और उसको करना है। सीधा सवाल है, राजस्थान के लोग इस सवाल को बड़ा देखेंगे। आला कमान अगर कहे कि उपचुनाव में आप खींवसर या झुंझुनू से लड़े, मैं मना करूंगा और मैं कर भी चुका, क्योंकि मेरी इस समय चुनाव लड़ने की अपनी कोई उत्कंठा नहीं है। राजनीति में होता है, लोग इसको सहज रूप से मानेंगे भी नहीं, पर मेरा अपना जो पहला पक्ष है, जो मैं संबंधित व्यक्ति को इनकार कर भी चुका, दोबारा करूंगा। कोई पूछेगा तो इच्छा ये जरूर है कि पार्टी जीते, उसमें हमारा कोई योगदान होगा तो वो निश्चित ही करेंगे। जब आपकी चर्चा होती तो राजेंद्र राठौड़ की भी होती, क्योंकि 2023 का जो चुनाव रहा उनमें दो ऐसी बड़ी शख्सियत थी जो जमीन से जुड़ी हुई थी, लोगों से जुड़ी हुई थी, उनके मान सम्मान और कामों से जुड़ी हुई थी, उम्मीदें भी थी। राजेंद्र राठौड़ जी का कुछ राजनीतिक भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? आपने तो कहा कि ये, लेकिन संभावना ये है कि उन्हें भी सक्रिय तौर पर विधानसभा, अगर कुछ अच्छे नेता जाएं तो जहां पे विपक्ष मजबूत हो रहा है वहां उन संसदीय मुद्दों पर, उन अहम मुद्दों पर विपक्ष को कड़ी टक्कर देने में वो सक्षम रहे। उनका बड़ा व्यक्तित्व है और खास तौर पर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उनका जो एक्सपीरियंस, अनुभव है, वो काफ़ी उम्दा किस्म का है और बहुत अवसरों पर उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। लेकिन उनकी भूमिका के बारे में पार्टी ने ही तय करना है। एक और चेहरा वसुंधरा जी भी हैं। वसुंधरा जी पार्टी की 2 बार प्रदेश की मुखिया रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो जितने हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, चाहे मैं हूं, चाहे वसुंधरा जी हैं, चाहे राजेंद्र जी हैं, इन सब के बारे में अल्टीमेटली तो पार्टी तय करती है कि उनकी भूमिका क्या होगी। इसलिए नहीं, अब महत्वपूर्ण ये है कि आपसे संबंध अब ठीक है, कुशल क्षेम पूछिए आप। मेरे सबसे संबंध ठीक है, मेरी तरफ से किसी से बुरे नहीं है। बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी, वापस से हम हरियाणा चुनाव के उस मुद्दे पर आ जाते हैं, वरना हरियाणा वाले कहेंगे कि अंकित आप प्रभारी जी से मिले और पूछा नहीं सवाल। धान की खरीद और रोजगार जो तुरंत कहा कि सरकार बनते ही दे देंगे, आपके नायब जी के वर्ड थे, उस पे देखो प्रभारी जी ध्यान तो देना पड़ेगा, और दोनों ही बीजेपी के लिए भी अहम है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं और कह सकता हूं कि एक तो हमारा जो संकल्प पत्र बना था जी, उसमें इस बार परिश्रम ज्यादा हुआ। कम से कम 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की ओपिनियन थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसको बहुत शिद्दत से हम लोगों ने तैयार किया। 24 फसलों की जो MSP है वो जुमला नहीं था, बिना खर्ची बिना पर्ची की जो वहाँ धारणा थी वो जुमला नहीं था, जमीन पर हकीकत से उतारा था। इसलिए ओलंपिक नर्सरी से लेके 2 लाख नौजवानों को रोजगार से लेके 5 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर MSP की खरीद से लेके ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हम प्राथमिकता से काम करेंगे और काम नहीं करेंगे। और मैं तो ये दावा कर रहा हूँ, प्राथमिकता से काम, केवल काम नहीं करेंगे, उसको पूरा करेंगे। लेकिन हरियाणा
गवर्नेंस का मॉडल बने, इस पर भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी सरकार बनेगी उसमें अच्छे तरीके से एक संतुलित मंत्रिमंडल हो, अच्छी टीम हो और टीम हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हुए अच्छे तरीके से काम करें, इस पर पूरी वर्किंग करेंगे। राजस्थान में भी पेपर लीक का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, एक्शन हो रहा है, आपके समय में आवाज उठी थी और जब आप संगठन संभाल रहे थे उस मुद्दे को भी आपने आगे उठाया था। कांग्रेस उस समय बैकफुट पर भी गई थी, कई परीक्षाओं को दोबारा भी करवाया था। अब आपकी सरकार आते उन पर एक्शन हो रहा है। देखिए, अच्छा एक्शन किया भजन लाल जी की सरकार ने, शुरुआत करी और बहुत लोगों तक पहुंची, सच्चाई भी सामने आई है। उससे ये पता लग रहा है कि कांग्रेस के राज में कितनी गफलत कितने एग्जाम्स में रही होगी। अब करना ये है कि जो एग्जाम्स है उनकी शुचिता पारदर्शिता तो बने, ये तो एक भविष्य का एक एजेंडा होना ही चाहिए, लेकिन पीछे जो गफलत हुई है उसमें जो दोषी लोग हैं वो कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाए। ये सरकार को प्राथमिकता से, मुझे लग रहा है कि सरकार कमिटेड है इस बात को करने के लिए। असेंबली के सदन में भी कह चुकी और बाहर भी उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री महोदय ने। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया था वो जाया नहीं जाएगा। जो पेपर लीक अपने आप में बड़ा मुद्दा था, जो अनियमितता थी वो बड़ा मुद्दा था, वो सरकार कर रही है और भरोसा भी है कि उस पर अच्छे मजबूती से काम करेगी। युवाओं के साथ न्याय हुआ। एक सवाल जो सरकार से सीधा जुड़ा हुआ है, संगठन में आपके साथी थे, सत्ता मिल गई, संगठन और सत्ता में जो अंतर होता है आप खुद महसूस कर चुके हैं जब आप आमेर से विधायक चुने गए थे। भजन लाल जी के 10 महीने के कार्यकाल को डॉक्टर सतीश पूनिया कैसे देखते हैं, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए संगठन के साथी और एज ए राजस्थान के नागरिक? देखिए, पहली बात तो ये कैरेक्टर बीजेपी में ही पॉसिबल है कि एक सामान्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, ये दूसरी पार्टियों में मेरे ख्याल से संभव नहीं है। दूसरा, गवर्नेंस के लिए, सरकार के लिए एक मियाद होती है कि कब व्यक्ति का परीक्षण होगा या कब उसके कामों का विश्लेषण करेंगे। उनको थोड़ा समय अभी कम हुआ है, थोड़ा समय देना चाहिए कुछ मुद्दों को समझने में, कुछ मुद्दों के समाधान में। पर मुझे लगता है कि पार्टी ने योग्य निर्णय किया और अपनी तरफ से अपनी जो कुशलता है उसके हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि वो और ठीक करेंगे। एक साथी मित्र के नाते भी मंगल कामना ही कर सकता हूँ कि वो अच्छा करेंगे। सवाल तो बहुत है लेकिन समय की अपनी सीमा है, फिर मिलेंगे। लेकिन चलते चलते एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। खैर, कहते हैं कि समय का अपना एक चक्र होता है और समय का नाम ही चलना होता है, इसलिए मैंने कहा कि फिर मिलेंगे और बातचीत और भी मुद्दों पर करेंगे। लेकिन फिर मेरा सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल यही है कि डॉक्टर सतीश पूनिया राजनीति में अपनी भूमिका अब कहां देखते हैं, जब उन्होंने अपने आप को हरियाणा में प्रभारी के तौर पर साबित कर दिया? मैंने बताया ना, लगभग संबंधित से ही सवाल थे कि बिल्कुल, आपने बताया कि हमारे यहाँ आला कमान की तरह करूंगा, लेकिन लोग देखना चाहते हैं कि हाँ, निर्णयात्मक भूमिका में कहीं ना कहीं डॉक्टर सतीश पूनिया सेट हो। कार्यकर्ता के तौर पर तो आजीवन रहेंगे, आप बीजेपी से कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता भी ये कहते हैं इससे बड़ा कोई पद ही नहीं है। तो बाकी सब प्रारंभ की और इसलिए कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को बड़े पद मिल रहे हैं। जी, इसको थोड़ा भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। अगले इंटरव्यू में फिर ऐसे ही सवालों के साथ मिलेंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो राजस्थान चौक से खास बातचीत कर रहे थे। हरियाणा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं देश की राजनीति में है वो यही है कि बीजेपी चुनाव लड़ना जानती है, चुनाव लड़कर लोगों का विश्वास और जीत दोनों को अपने पास रखना जानती है। खैर, जीत को बचाना कहते हैं राजनीति में बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है हरियाणा की जनता के लिए लगातार विकास के जो वादे थे बीजेपी पूरा करेगी और बतौर प्रभारी सतीश पूनिया उन पर निगरानी भी रखेंगे और जो भूमिका इनके समर्थक नए तरीके से राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली चाह रहे हैं, उन पर भविष्य के लिए प्रश्न छोड़कर लेते हैं अलविदा। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी खास और अहम शख्सियत के साथ।